हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिज़िक्स का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना वो देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो, क्योंकि ये फार्मूला ना कई बार तो केवल फार्मूला ही पूछ लिया जाता है और 5 नंबर का एक सवाल आता है जो कि फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक, तो आप लोगों को एंड तक बने रहना है। और फाइनली मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि ये जो PDF आप देख रहे हैं इसे डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप वो भी बताऊँगा। तो एंड तक बने रहना है वीडियो का, ठीक है बच्चों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल है, सवाल नहीं बल्कि प्रकाश का प्रवर्तन नाम का जो चैप्टर है वहाँ से चलते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो है बच्चों वो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों कि वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी F इज इक्वल टू R/2। कई बार इसको इस तरीके से लिख देता है कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है। ओके बच्चों, चलिए अगला जो फॉर्मूला हमारे सामने है वो है आवर्धन का। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब तो आप लोग समझते ही होंगे, बिंब का मतलब होता है वस्तु। ठीक, तो आवर्धन को हम लोग ये स्मॉल m से दिखाते हैं। तो m इज इक्वल टू h डैश बटे का h हो जाएगा। ठीक है, h डैश क्या है बच्चों, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है तो बिंब की ऊंचाई है। कई जगह पर इसे क्या लिखा जाता है, m इज इक्वल टू hi बटे ho। I स्टैंड फॉर इमेज, मतलब कि ये प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया, और ओ जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि ये बिंब का ऊंचाई हो गया। ओके बच्चों, तो आप जैसे मर्जी वैसे याद रखें, बस याद होना जरूरी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने फॉर्मूला है यही आवर्धन का फॉर्मूला है, जो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के साथ दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो ये जो एम है ना, आवर्धन जो है एम इज इक्वल टू वो होता है माइनस का v बटे यू। ये सवाल जो है तकरीबन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो दर्पण के लिए अलग होता है और लेंस के लिए अलग होता है, वहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो दर्पण में क्या होता है, एम इज इक्वल टू माइनस का v बटे यू, जहाँ पर v क्या है बच्चों तो प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है तो वस्तु की दूरी है। ओके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला है हमारा दर्पण सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार केवल यही पूछ दिया है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 नंबर का एक सवाल आ गया। ओके बच्चों, तो दर्पण सूत्र होता है 1 बटे v प्लस 1 बटे यू इक्वल टू 1 बटे एफ, जहाँ पर एफ क्या है फोकस दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है वस्तु की दूरी। u और v के बारे में ऊपर बता दिया था, और f जो है वो फोकस दूरी है, वो मैंने यहाँ बता दिया। देखिए एक बार मेरे से एक बच्चे ने कहा कि सर फॉर्मूला तो ये होता है कि 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी होता है, ठीक ना, ऐसे तब जा करके 1 बटे एफ होता है। तो कहीं आप भी तो उसी में से नहीं हो ना। अब 1 बटे यू को पहले लिखें या 1 बटे भी को पहले लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके बच्चों, अब देखिए जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है ना, प्रकाश का अपवर्तन नाम है इस चैप्टर का, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो कौन सा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है। अपवर्तनांक को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल एन से। तो ये होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल कितनी है बटे जिस माध्यम का अपवर्तनांक आप निकालने जा रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। तो एन इज इक्वल टू सी जो है वो क्या है प्रकाश की चाल है, और सी एम जो क्या है वो होता है कि मटेरियल में प्रकाश की चाल या जिस मीडियम में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, कि किस मीडियम में हम प्रकाश की चाल को निकाल रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। एन इज इक्वल टू सी बटे का सी एम। सी एम क्या है, मीडियम में प्रकाश की चाल, जिस मीडियम का जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। ओके, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला निकालेंगे जिसे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब दो वस्तुओं की तुलना में अपवर्तनांक जब हम लोग निकालते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो मान लीजिए माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, माध्यम 2 का निकाल रहे हैं, किसकी तुलना में, माध्यम 1 की तुलना में। तो इसको तो सबसे पहले लिखने का तरीका देख लीजिए, लिखते हैं n, ठीक है, n 2 मतलब कि दूसरे माध्यम का निकाल रहे हैं 1 1 के सापेक्ष में, n2 1 लिखते हैं। जिसका निकाल रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं। ओके, तो ये होता है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, जिसका निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल नीचे रहेगा, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं कि उसमें प्रकाश की चाल को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए n21 इज इक्वल टू होता है n2 बटे का n1 होता है। ठीक, n2 क्या है बच्चों, तो n2 जो है ना वो अपवर्तनांक है। ठीक, तो n2 इज इक्वल टू अभी हम लोग देखो इस फॉर्मूले को पढ़ करके आ रहे हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है c बटे m। तो अगर हम n2 यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा,
C और बटे का C2 हो जाएगा। मतलब 2 का मतलब क्या है कि दूसरे माध्यम में निकाल रहे हैं, तो C बटे का C2 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि N2 की जगह पर क्या लिखा है कि C बटे का C2 और N1 की जगह पर क्या हो जाएगा C बटे का C1। ओके, अब इसको सॉल्व किया इस तरीके से, तो देखो C से C कट गया, ऊपर में बचा C1, नीचे में बचा C2। ये C1 क्या है भाई, तो माध्यम 1 में प्रकाश का चाल है, और C2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश का चाल है। तो अगर आप ये याद रख पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये याद नहीं रहता तो आप केवल ये फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर हम दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अवर्तनांक निकालते हैं तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ओके बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं या अगला फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर करा दिया है कि अगर हम ये का निकाले बच्चों, ये क्या हो गया भाई, अगर हम ग्लास का निकालते हैं वाटर के सापेक्ष तो हम लोग ये लिखेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है ना, वाटर के सापेक्ष निकाल रहे हैं, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल ऊपर, जिसका निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल नीचे। ओके, अगला जो हमारे सामने फॉर्मूला है, ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछा गया और इसमें से एक 2 नंबर का सवाल बनता है अवर्तनांक निकालने का। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है n/1। ओके, और n/1 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं n2 बटे का n1 लिखते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 साइन आई और इन इक्वल टू n2 साइन आर। ओके, और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, कई बार पूछा गया है ये, कि साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होता है, तो ये एक नियतांक होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक होता है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कि लेंस में आवर्धन का क्या फॉर्मूला होता है। तो लेंस में भी आवर्धन का फॉर्मूला वही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो ये करते हैं ना, आवर्धन क्षमता निकालते हैं, वो होता है प्लस का भी बटे यू, और दर्पण में क्या था, माइनस का भी बटे यू था, यहाँ पर क्या है, प्लस का भी बटे यू है। ये थोड़ा सा अंतर है। ओके बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है 1/f। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन एक शर्त है, f अगर मीटर में रहे तब जाके ये फॉर्मूला लगाना है। मान लो कि f सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो P इज इक्वल टू 100/f होता है। ठीक है बच्चों, हाँ, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया रहे तो क्षमता बराबर 100/f, और अगर मीटर में दिया रहे तो क्षमता बराबर 1/f। अब आते हैं लेंसों के संयोजन के लिए। मान लीजिए 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस को एक साथ ऐसे सटा के रख दिया जाए तो फिर क्षमता कितना हो जाएगा सबका, मतलब कि सबको मिला करके जो क्षमता होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए P इज इक्वल टू होता है कि P1 + P2 + P3। क्या है ये भाई, तो ये P1 जो है वो पहले लेंस की क्षमता है, P2 जो है वो दूसरे लेंस की क्षमता है। मतलब जितने भी लेंस है सभी के क्षमताओं को जोड़ दीजिए तो उसके संयोजन का जो क्षमता होगा ना वो निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी फॉर्मूला। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेंस सूत्र क्या होता है, तो मैंने दर्पण सूत्र क्या लिखा था, 1/v प्लस का 1/u लिखा था। 1/v को मैं पहले इसीलिए लिखता हूँ ताकि लेंस सूत्र में हम केवल यहाँ पर ये जो प्लस है ना इसको हम क्या कर सकें, माइनस कर सकें। देखो यहाँ पर दर्पण में क्या था बच्चों, प्लस था, और हम इसको क्या कर दें, केवल खाली माइनस कर दें तो ये लेंस का सूत्र में तब्दील हो जाता है। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा में जो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे ना वो देखेंगे विभव का या विभवांतर का। दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। तो विभव या विभवांतर कुछ भी कहें उसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। विभव और विभवांतर को हम लोग v के द्वारा दिखाते हैं, कार्य को w के द्वारा और आवेश को q के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ से v इज इक्वल टू w बटे q हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला चीज़। और इसके नीचे अगर आप 1 मानते हो, जैसे देखो v इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों कि w और बटे का q, इसके नीचे 1 है तो w को 1 से गुना करेंगे तो w रह जाएगा, और v और q को 1 से गुना करेंगे तो q गुने v हो जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है कि कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो विभव इंटू आवेश हो जाएगा, या आवेश इंटू विभव या विभवांतर, जो भी आपको कहना है वो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कार्य आया है ना इसी को हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। कार्य का ही दूसरा नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो जिसको हम लोग U के द्वारा निरूपित करते हैं। तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं विद्युत धारा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश बटे समय। अगर हम विद्युत धारा को I से दिखाएं, आवेश को बड़ा वाला Q से और समय को छोटा वाला T से, तो I
आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। और यहाँ थोड़ा सा अगर हम ये करें, इसके नीचे 1 है तो 1 को q से गुना करेंगे तो q, और i को t से गुना करेंगे तो आई टी। तो यहाँ से q इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। ओके अब देखिए हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं, तो ओम के नियम से I इज़ इक्वल टू क्या होता है, V बटे R होता है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। या तो अगर हम इसको पक्षांतर करें, इसके नीचे 1 है तो V को 1 से गुना करेंगे और I को R से गुना करेंगे तो V इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R हो जाएगा, या तो R इज़ इक्वल टू V बटे I हो जाएगा, ठीक। कोई भी एक याद रखिए, बाकी के दो खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक। तो ओम का नियम भी कई बार पूछा जा चुका है फॉर्मूले के रूप में। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे सामने कुछ प्रतिरोध रहे और उन प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब क्या फॉर्मूला बनता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे सामने 3 प्रतिरोध हैं और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो फिर उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा RS वो किसके बराबर होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 रहेगा तो प्लस में R4 भी हो जाएगा, N रहेगा तो प्लस में कहाँ तक चला जाएगा, RN तक चला जाएगा। तो ये रहा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और ये रहा समांतर क्रम का फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि विद्युत धारा से ऊष्मा कितना उत्पन्न होता है, विद्युत धारा से ऊष्मा कितना उत्पन्न होता है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में कुछ प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध के कारण क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा जो चालक है विद्युत धारावाहिक चालक जो है वो गर्म होने लगता है, यानी कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वो कितना होता है वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो Q इज़ इक्वल टू आई टी होता है, तो और W इज़ इक्वल टू क्यू भी होता है, ठीक है। ये दो फार्मूला हम लोग अभी अभी पढ़ करके आ रहे हैं, ये और ये दोनों। तो W इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V का तो भी रहने दिया, Q के जगह पर क्या रख दिया, आई टी रख दिया, तो W इज इक्वल टू आई टी भी हो गया। या तो ये कहें, लिखने वाले इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है कि W इज इक्वल टू भी आई टी, यही वाला चीज़ को ऐसे लिख दिया है, बस V को पहले लिख दिया, I को बीच में और T को लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अगर हम I के जगह पर V बटे R रखते हैं जो कि ओम के नियम से होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R और गुने में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और इसी को, ये जो कार्य है ना, जितना कार्य हो रहा है ना इतना ही ऊष्मा उत्पन्न होता है बच्चों, ठीक है। जो कार्य है उसी के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो W अगर हम I के जगह पर V बटे R रखते हैं तो W कितना दे रहा है, V स्क्वायर बटे R और गुने में कितना है, T। ये सारे फॉर्मूले काम आते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि एक ये है, एक बल्ब है जो कि 5 मिनट के लिए ये हो रहा, जल रहा है और उसमें 220 वोल्ट का ये हो रहा है, विभवांतर है भाई उसमें, और जो उसका प्रतिरोध है उसके ये का तंतु का वो इतना दिया हुआ, तो बताइए कि वो कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा। इस तरीके का जो सवाल है वो यहीं से बनता है। ओके, अगर हम ओम के नियम से ही इसी फॉर्मूले में V के जगह पर आई आर रखते हैं तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अगर I के जगह पर V बटे R रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, देखो यहाँ से क्या बचेगा, V स्क्वायर बटे R और गुने में कितना T, जो कि फिर से हमको यहाँ पहुँचा देगा, ठीक है ना बच्चे। हाँ, तो आप जैसे चाहें, जितना चाहें इसको ये कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, नया नया फॉर्मूला बनते रहेगा, ठीक। V के जगह पर मान रख दीजिए, I की जगह पर मान रख दीजिए, R के जगह पर मान रख दीजिए, जैसे मर्जी जो करना है कीजिए। वही लास्ट में देखो यहाँ पर लिखा है कि जो कार्य है ना वही उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण है। तो हम लोग इस कार्य को किससे बदल सकते हैं, उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण को हम लोग U से लिखते हैं। तो कार्य के जगह पर यानी कि W के जगह पर U लिख दो, काम चल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति का। तो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय, ठीक है। या तो कह सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा है वही तो क्या है बच्चे, कार्य है ना। हाँ जी, तो कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो गया कार्य बटे समय, ठीक। P इज इक्वल टू W बटे का T। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो W का मान रख सकते हैं। W कहाँ से आएगा, तो देखिए W के इतने सारे मान हैं, ये सारा मान रखो और T से भाग लगा दो, वो सब का सब किसका फॉर्मूला हो जाएगा, शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि W के अलग अलग मानों के लिए P का कौन कौन सा मान आता है, ठीक है जी। तो कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा, मुझे और भी कुछ बताना है कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा डाउनलोड भी देख लेते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। हाँ जी, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ और क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा आप घूम जाएं, रोटेट हो जाएं। चलिए ये कैंसिल कर दो इसको।
तो देखिए ये रहा क्रोम ब्राउज़र, एक नया टैब ले लेता हूँ मैं। हाँ जी, यहाँ पे आइए। आने के बाद आपको क्या करना, देखो इतने सारे मैसेज आते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र में केवल एक चीज़ लिखना है, SR क्लासेस, SR क्लासेस। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखने के बाद सर्च कर देना। जब सर्च करोगे ना तो यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ थोड़ा सा नीचे जाओ, ये वाला जो यहाँ पे SR क्लासेस लिखा हुआ है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, अब आपको नीचे जाना है। ठीक है, हाँ जी, ऐसे नीचे जाइए, एकदम नीचे जाइए। यहाँ पे आपको दिखेगा लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैट्रिक का सेंटर लिस्ट जारी हो गया है, फिजिक्स का SI यूनिट है, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वृक्षारोपण पर निबंध मिल रहा है, बिहार बोर्ड का ये मिल रहा है ना, मॉडल पेपर ये मिल रहा है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ये सब कुछ मिल रहा है बच्चों। ओके, हाँ जी, तो यहीं पे आपको कहीं दिखेगा कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का ये जो PDF है, ऑल फार्मूले का PDF, वो कहाँ पे चला गया है भाई। अच्छा, उसके और नीचे आना पड़ेगा। चलिए ये वाले पे, एजुकेशन वाले सेक्शन में आ जाना बच्चों। ठीक है ना, हाँ एजुकेशन, और थोड़ा नीचे आओगे तो एजुकेशन सेक्शन है, यहाँ पे आना। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये SI अच्छा ये भी SI यूनिट ही है। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा। हाँ, ये रहा 10th फिजिक्स का ऑल फार्मूला। ठीक है बच्चों, आप इस पर क्लिक कीजिए, कितना मैसेज आता है देख रहे हो आप लोग। हाँ, तो इस पर क्लिक करोगे तो बस आपको खुल जाएगा आपके सामने, और क्या, ये रहा वो PDF। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ पर तैयारी तो कराई ही जा रही है, रेगुलर तैयारी करवाई जा रही है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा लें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये काम करना। ठीक है, कोई पैसे नहीं लगते इसके। ठीक है बच्चों, और आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाता है। लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास शाम 7 बजे से चलती है, ठीक, और दोपहर 12:30 बजे से चलती है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।